गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ अपने वीडियोस को लेकर के हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने कवर किया है प्लांट की यूटिलिटीज। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पर और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर और उसके सर्वाइवल पर किस तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। आज बात करते हैं कि प्लांट की यूटिलिटीज क्या होती हैं, जिनको हमने फैसिलिटीज भी कहते हैं। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट की यूटिलिटीज क्या होती है। देखो, ये वो सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली तो कभी भी इम्पैक्ट नहीं डालती किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के मैन्युफैक्चरिंग पर, लेकिन उन सर्विसेज या उन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटेट जरूर करती हैं। क्योंकि यकीन मान लीजिए, अगर किसी भी प्लांट में इन सभी फैसिलिटीज का एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वहां का वर्कर कभी भी खुश होके काम नहीं करेगा। और जब वो खुश होकर काम नहीं करेगा तो यकीन मान लीजिए उसकी एफिशिएंसी का डायरेक्ट जो असर आ सकता था, जो वो बेहतरीन काम कर सकता था, वो नहीं करेगा। बस यही सारी चीज है कि काम तो नहीं रुक रहा, लेकिन काम बेहतरीन नहीं हो रहा। तो ये यकीन मान लो कि क्वांटिटी पर इसका असर आता है या नहीं आता है, पर डेफिनेटली क्वालिटी सर्विसेज पर इसका असर डायरेक्ट आता है। यदि प्लांट में यूटिलिटीज कम हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी की ना हो या ना हो, ऐसा अगर होता है तो उसकी क्वालिटी खराब होती है। और ऐसी क्वालिटी खराब होने से जब उसके वर्कर्स की परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो यकीन मान लीजिए एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट यूटिलिटीज को एक मीनिंग दिया गया है, ऑल दोज आइटम्स दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट आर नीडेड टू फैसिलिटेट द प्रोसेस, लेकिन उस प्रोसेस के लिए फैसिलिटेट करने को बहुत जरूरी है। आर नीडेड टू फैसिलिटेट द प्रोसेस, उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक या जरूरी मान लिए गए हैं। इन्हीं को बोलते हैं प्लांट यूटिलिटीज। अब बात करते हैं कितने तरह की होती है प्लांट यूटिलिटीज। देखो, जनरली आपको 5 तरह की प्लांट यूटिलिटीज की बात बताई जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 7 तरह की प्लांट यूटिलिटीज की बात करूंगी। जो फर्स्ट और जो लास्ट है वो मैं आपको आपके नॉलेज को एनरिच करने के लिए बता रही हूँ। जनरली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइप्स पूछे जाते हैं वो नंबर 2 से और नंबर 6 तक के होते हैं। तो जरा देखें क्या है 2 से 6 और क्या है 1 to 7। तो समझिएगा, सबसे पहला है प्लांट बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है, प्लांट है, जो इमारत है, उसका भी डायरेक्ट असर आता है हमारे काम को करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस पर। कैसे आता है जरा समझते हैं। तो यूं समझना पड़ेगा कि बिल्डिंग होती क्या है। तो देखो, बिल्डिंग वो जगह होती है जो प्रोटेक्शन देती है, चाहे मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो, प्रोडक्ट हो, या उस प्लांट के सीक्रेट्स हो। उन सीक्रेट्स को मेंटेन करना हो, मटेरियल को, मैन को, मशीनरी को, किसी को भी प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करना है, तो वो बिल्डिंग ही होती है। अगर वो बिल्डिंग सपोर्टिव नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है तो यकीन मान लीजिए कि ऐसी बिल्डिंग कभी भी लोगों की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती, बल्कि माइनस ही करेगी। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बिल्डिंग होती है, 2 तरह की हो सकती है। एक होती है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग और एक होती है डबल स्टोरी बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हम यहाँ पे डबल स्टोरी की बजाय मल्टी स्टोरी कर देते हैं। स्टोरी का मतलब मंजिल। हम मान लेते हैं या तो है एक मंजिल जो कि सिंगल जो ग्राउंडेड लेवल वाली होती है, और एक है मल्टी स्टोरी। अब मुद्दे की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ही अपना प्लांट सेटअप करता है या सिंगल जो ग्राउंड फ्लोर पे होती है उसी पर सेटअप करता है? नहीं, किसी पर भी कर सकता है। डिपेंड करता है उस व्यक्ति का बजट कितना है, उसको जगह किस तरह से मिली है, कमर्शियल जगह अगर मिल जाती है तो वो कितने इलाके में कितनी बड़ी मिली है कि उसको किस तरह से मल्टी यूटिलिटी उसमें क्रिएट करेगा। दूसरी चीज होती है उसके वर्क का नेचर क्या है, प्रोडक्ट सर्विस किस तरीके की है। अगर कोई कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन है तो यकीन मान लीजिए वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नहीं हो सकता, लेकिन अगर लाइट वेटेड प्रोडक्शन है तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किया जा सकता है। तो दोनों के फायदे और दोनों के ही नुकसान होते हैं। अगर हम ये कहें कि जो ग्राउंड फ्लोर वाली होती है उसमें एक्सपेंशन करना आसान है, कंट्रोलिंग करना आसान है, लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती
सकती है, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है, सनलाइट प्रॉपर मिलती है, आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है कि इतनी बड़ी ज़मीन इजीली मिलना ही आसान नहीं है। तो जितनी ज़मीन आपको मिली होती है उसी को आप बेस्ट मैनर में यूज़ कर रहे होते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कहता है, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें तो वो कहता है अच्छी बात इसलिए है क्योंकि कम जगह में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे वर्टिकली एक्सपेंशन दे देते हैं। तो लेकिन इसका अगर लिमिटेशन की बात करूं कि जब भी आपको मटेरियल को या किसी मशीन को मूव करना होता है तो मूविंग कॉस्ट बहुत हाई आती है, जो हैंडलिंग कॉस्ट है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, वो बहुत हाई आती है। तो दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। यदि कोई आग लग जाए या यदि कोई और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वहाँ से उनके बचाव काम में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान होने की वजह से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग्स ज़्यादा अच्छी होती हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी होती हैं। सारी चीज़ें हैं कि हमें किस तरह से चीज़ें मिली हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये डायरेक्ट असर डाले या ना डाले, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ईजी बनाने में इनका डायरेक्ट सहयोग होता है। तो आपको बिल्डिंग समझ में आ गई। अब दूसरी आते हैं लाइटिंग। लाइटिंग क्या है? लाइटिंग का मतलब है रोशनी। यहाँ ये कहता है लाइटिंग का मतलब है सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कितनी चीज की हमें जरूरत है और कितना हमें मिल रही है उसका सारा फर्क पड़ता है। तो जरा देखें कि लाइटिंग के बारे में क्या कहा गया है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि लाइटिंग के लिए क्या कहा जाता है कि लाइटिंग वो पॉइंट है जो कि दोनों चीज इसमें शामिल होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या वो नेचुरल लाइट हो। लाइट में हम दोनों चीजों को शामिल करते हैं, तो चाहे नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, दोनों को यूज किया गया है और ये डे लाइट भी इसमें शामिल की गई है। और एक मेजर कंपोनेंट होता है एनर्जी कंजम्पशन का, जिसमें कि हम बहुत सारी वर्ल्ड वाइड जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है उसमें हम इस लाइटिंग को यूज करते हैं। आपने देखा होगा सोलर लाइट्स होते हैं, पैनल लगाए जाते हैं प्लांट्स के ऊपर ताकि कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को आर्टिफिशियल कंजम्पशन से उसको मैच कर सकें और हम इजीली उस चीज को यूज कर सकें। फ्यूल में चाहे एनर्जी में, इस सारी चीज़ों में हमें लाइटिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, राइट। उसमें ये कहता है अगर इंडोर लाइटिंग की बात करते हैं तो ये वो लाइटिंग होती है जो कि फर्निशिंग या फिक्सचर वाली होती है और एक इंटीरियर डिजाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। इसको हम लैंडस्केपिंग के जो इंट्रिंसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको उनमें भी इसको मान सकते हैं, ठीक बात है। अब ये कहता है अगर प्लांट यूटिलिटीज की बात करते हैं तो लाइटिंग का एक बहुत ही फिजिकल फैसिलिटी होती है जो कि फैक्ट्री में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। विदाउट हैविंग द इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट और अ सर्विस कैन नॉट बी रन, ये यकीन मान लेते हैं। अब दूसरी बात ये मान लेते हैं लाइटिंग में एक एडिक्वेट और गुड स्टैंडर्ड की लाइटिंग होना, गुड क्वांटिटी में लाइटिंग का होना, यानी पर्याप्त होना, अच्छे क्वालिटी का होना, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि कि एक वर्कर अपने काम की माइन्यूट डिटेल्स को भी देख सके और ना केवल देख सके बल्कि ईज और एक्यूरेसी भी उसमें शामिल हो। ईज का मतलब होता है सुविधा से देख सके और एक्यूरेसी का मतलब है सही देख सके। तो सुविधा और सटीक देखने के लिए एक एडिक्वेट लाइटिंग फैसिलिटीज का होना एक प्लांट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कहा जाता है किसी भी लाइट को आप अच्छी लाइट तब कह सकते हो अगर वो फ्री फ्रॉम ग्लेयर हो, यानी चौंधा नहीं होना चाहिए, उसमें चौंध नहीं होनी चाहिए और वो प्रॉपर्ली डिफ्यूज्ड होती हो, ठीक है। आगे की बात करता है अगर इल्यूमिनेशन की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड ल्यूमेंस जो है वो माना गया है 14 से 18 ल्यूमेंस जो है उसे आइडियल माना जाता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करते हैं इल्यूमिनेशन की, अगर 14 से कम या 18 से ज्यादा होता है तो दोनों ही वर्कर के परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर डालते हैं। अब बात करते हैं कि लाइटिंग का सोर्स क्या है, तो लाइटिंग का सोर्स डे लाइट हो सकता है और डे लाइट जो कि है वो लाइटिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है। अब डे लाइट से हमें क्या क्या फायदा होगा, देखो ये कहता है एक तो डे लाइट हमें भरपूर मात्रा में मिलती है, बिना किसी कॉस्ट के होती है, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम से फ्री है जैसे लोड शेडिंग होना या पावर फेलियर वगैरह होना, ये सबसे परे है। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या खर्चे नहीं करने पड़ते। और ये कहता है जो जनरल पर्पस लाइटिंग होता है उसके लिए बिल्कुल सूटेबल होती है जो डे लाइट होती है, राइट। अब आगे की बात करता है अगर हम बात करें
सनलाइट की बात करें तो सनलाइट को तो हम ना केवल वैसे ही यूज कर रहे हैं बल्कि हम उसको ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने पैनल्स भी लगाए हुए होते हैं और उन पैनल्स के जरिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं अपनी ही फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। तो ये इसका डबल फायदा होता है कि आपने ना केवल डे लाइट को यूज किया है बल्कि उस डे लाइट की जो सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बैलेंस भी किया है। ठीक बात है। इसके अलावा ये कहता है कि कुछ चीजें हैं जैसे अगर एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कहें, वेंटिलेशन कहें, हीटिंग कहें, कूलिंग कहें, टेक्नोलॉजी से कहें, ये बहुत सारी ऐसी एनर्जी बिल हैं जहाँ पे एक जो प्लांट होता है, एक फैक्ट्री होती है, उसका 30% जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो उसमें खपा हुआ होता है। तो अगर आप सोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इन सारे खर्चों को अगर कम करने की गुंजाइश करते हो तो यकीन मान लिया आप 100 में से 30 रुपए की बचत अपने घर में ही कर लेते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक बात है। अब आगे की बात करता है कि लाइटिंग कितनी तरीके की हो सकती है। तो लाइटिंग ये कहता है बहुत सारी तरीके की होती है, आप आउटडोर भी मान लो और इंडोर भी मान लो। अब इन सारी बातों को कहें कि इसका लाइटिंग का जो एक्सेस करना होता है वो कैसे करा जाता है, तो ये कहता है बहुत अच्छी चीज जरूरी होती है स्टेबलाइजर वगैरह को यूज करना, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करना बिजली के, ताकि कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह होती है उस सब प्रॉब्लम से हमें निजात मिल सके या उनसे हम फ्री हो सकें। और हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनके भी जलने की गुंजाइश को हम कम कर सकें, शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होने की गुंजाइश को हम कम कर सकें। तो इस तरीके से कहता है ये सारी चीजें लाइटिंग में आती हैं और लाइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, वेंटिलेशन पे आते हैं। वेंटिलेशन क्या है? ये ऐसा रिप्लेसमेंट सिस्टम होता है जो कि कंटामिनेटेड एयर को हटाता है, यानी जितनी भी प्रदूषित हवा है उसको हटाने का काम करता है। राइट। तो आज मैं आपको वेंटिलेशन तक ही पढ़ाऊंगी, उसके बाद के आगे के सारे मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इससे क्या होगा कि आप मोनोटोनस नहीं होगा और आपको बेहतरीन फॉर्म में समझ में आएगा। आज की वीडियो में मैं आपको वेंटिलेशन तक ही बताने वाली हूँ। तो वेंटिलेशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है। वेंटिलेशन एक सिस्टम है उस चीज का जो कि कंटामिनेटेड एयर को हटाने की काम करता है। ठीक है। अब वेंटिलेशन में ही आगे बढ़ते हैं कि वेंटिलेशन जब हम बात कर रहे हैं, चाहे खिड़कियां हो या रोशनदान हो जो कि हवा के आने और जाने के रास्ते को सुगम बनाए, उन्हीं को तो बोला हमने वेंटिलेशन। तो ये जो अगर सुगम बन जाता है ना तो जितनी भी दम घोटू वातावरण है वो हल्का हो जाएगा, जितनी भी धुआं है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, जितना भी डस्ट है वो बाहर चला जाएगा, नॉइस का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। मतलब वेंटिलेशन से आपको बाहर की ताजी हवा अंदर और अंदर की जो गर्मी है, तपन है, जो दम घोटू वातावरण है या प्रदूषित हवा है वो सब बाहर चली जाएगी। इससे आपको ब्रीथिंग सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आप देखिए जिन जगहों पर, जिन फैक्ट्रीज में वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है यानी रोशनदान प्रॉपर नहीं होते हैं, वहां की अंदर की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है कि सफोकेशन हो जाता है और सफोकेशन से बहुत सारे लोगों को जो इनहेलिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है और अस्थमैटिक हो जाते हैं वो लोग, यानी उनको ताजी हवा मिल ही नहीं पाती, उनके फेफड़ों में ताजी हवा जा ही नहीं पाती है। तो एक ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो जाता है और यकीन मान लो कि ऑक्सीजन लेवल अगर हमारे ब्लड में लो हो गया है तो हमारी एनर्जी अपने आप ही डाउन हो जाएगी, हम बहुत स्वेटिंग आ जाएगा यानी पसीने पसीने हो जाएंगे, हमारा बीपी हाई हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेजी से रेस्टलेस फील हो जाएगा यानी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से ऐसा हुआ है। आप सोच के देखो, अगर हम 10 मिनट के लिए ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे रोशनदान ना हो और प्रदूषित हवा हो तो हम 10 मिनट में ही घबराहट सी महसूस करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसी जगह पे एक वर्कर 10 से 12 घंटे तक डेली बेसिस पर अगर काम करता है तो उसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इनहेलिंग की, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, वो अस्थमैटिक हो जाएगा, उसके लंग्स खराब हो सकते हैं, उसको सांस आने में दिक्कत आ सकती है और इस तरीके से उसके गले में, नाक में, अंदर जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इन सारी चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आने वाले समय में वो ऐसी जगह को चूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा या वहाँ पर सर्वाइव करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा जहाँ पर उसकी हेल्थ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा हो। तो ये वेंटिलेशन की एक बात आ गई। तो फ्रेश एयर
एयर का आदान प्रदान होना वेंटिलेशन में जरूरी होता है। और इसका पर्पस क्या होता है, ताकि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन उस प्लांट के अंदर आ जाए और ताकि कि ह्यूमन नीड्स की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सके। इसके अलावा ये कहता है कि जितनी भी देखो हमारे बॉडी में एक ऑडोर निकलती है, यानी स्मेल, गंध होती है। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है और बहुत सारे लोग एक जगह पर काम कर रहे होते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि वहाँ की हवा में बहुत गर्माहट हो जाती है और एक अजीब सी स्मेल जो कि स्टिंग करना वाला बोलते हैं अपन, वो होने लग जाता है। तो जो लोगों के शरीर की जो स्मेल है वो वहीं की वहीं हो रही है। इस वजह से हमें इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगी कि हमें वहाँ रहना और खड़ा रहना, काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें रेस्टलेस करती हैं, बेचैन करती हैं और यही बेचैनी हमारे काम पर असर दिखाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेंटिलेशन का सही होना, पर्याप्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है और रिड्यूस करता है इन चीज़ों को, ताकि कि उस प्रेमाइसेस में जितनी भी मशीन है या जो लोग हैं उन लोगों को काम करने में आसानी हो सके। ठीक है, अगर ये कहता है कोई वेंटिलेशन ना हो या प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो यकीन मान लीजिए एक तो लंग्स की सारी डिजीज होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, ह्यूमिडिफायर फीवर होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, यानी ह्यूमिडिटी की वजह से जो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है वो बढ़ जाती हैं, और सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स, ये पुअर वेंटिलेशन का बहुत डायरेक्ट असर आता है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स के उसमें काउंटिंग में आता है टर्म्स में, और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा या तो हीट हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगी और टॉक्सिक फ्यूम्स होंगी जिसमें कैडमियम, जिंक, लीड वगैरह हो सकते हैं। टॉक्सिक वेपर्स हो सकते हैं जिसमें बेंजीन, टोल्यून और थ्राइलोसिन वगैरह हो सकते हैं। टॉक्सिक गैसेज यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया वगैरह हो सकती हैं। डस्ट होते हैं जो कि लंग्स की कैपेसिटी को डाउन करते हैं। फायर एक्सप्लोजन वगैरह हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी हीट होती है और प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे जगह हमेशा ना केवल मानवीय शारीरिक क्षमता को खत्म करते हैं बल्कि कि एक्सीडेंट्स को भी इनवाइट करते हैं। और ऐसा एक्सीडेंट्स मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति से भी के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पे भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, और वेंटिलेशन प्रॉपर होने के लिए नेचुरल वेंटिलेशन पे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर नेचुरल वेंटिलेशन नहीं भी होता है तो फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और वेंटिलेशन जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है ये वो सप्लाई करता है, या वो जो एयर का एक्सट्रैक्शन होता है उसको वो बाहर निकालता है, जैसे एग्जॉस्टिक फैन वगैरह वगैरह होते हैं, वो कॉन्फिगरेबल जो फैंस वगैरह होते हैं, एक्सियल फ्लो फैंस होते हैं, रूफ एक्सट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम मैकेनिकल वेंटिलेटर्स कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एग्जॉस्टिक एयर टेम्परेचर उस जगह पर हो जाता है उसको वो मेंटेन करता है। इस तरीके से मैंने आज आपको प्लांट बिल्डिंग, लाइटिंग और वेंटिलेशन के बारे में बता दिया है। आगे के चारों जो यूटिलिटीज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। कीप वॉचिंग माई वीडियोज।